मैं तो देखो टाइम पे था। आज मुझे शुरू करना है डिमांड। हाँ जी, सबसे पहले आप लोग डिमांड का मतलब क्या समझते हैं? देखो 4 एलिमेंट लिखता हूं। ये डिमांड मुझे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है? विद पॉइंट व्यू ऑफ कंज्यूमर। तो सबसे पहले 4 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले विलिंगनेस टू बाई, एट गिवन मार्केट प्राइस ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो बेटा, डिमांड का मतलब ये नहीं है लोगों को क्या अच्छा लगता है। अब लगने को तो मुझे जो है वो एक कार है, पता नहीं क्या नाम है, रॉयल्स रॉयल्स, बड़ी अच्छी लगती है, तो क्या मेरी औकात है उसे खरीदने की? नहीं है, तो वो कैसे डिमांड हो गई भाई? डिमांड का मतलब ये भी नहीं है क्या हमारी जरूरत है। एक आदमी जो रिक्शा चलाता है मैनुअल, उसकी सख्त जरूरत है कि वो ऑटो रिक्शा ले ले, थोड़ी सी मेहनत कम हो जाए, तो क्या जरूरी है वो उसे खरीद पाएगा? तो नीड भी नहीं होती डिमांड। डिमांड मतलब विलिंगनेस टू बाय नहीं है केवल, इसके साथ और एलिमेंट भी जुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक है मुकेश अंबानी जी, उनकी इच्छा है रॉयल्स रॉयल खरीदने की, तो विलिंगनेस टू बाय क्लियर है, वो अभी खरीद सकते हैं, तो ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड भी ठीक है। पर भैया है तो बनी आदमी, कंपनी दे रही है 5 करोड़ की, वो कह रहे हैं 4.5 करोड़ की दोगे तो लूंगा, तो क्या ये डिमांड है? नहीं है, क्योंकि वो एट गिवन मार्केट प्राइस नहीं ले रहे उसे। सारे एलिमेंट होने जरूरी है। उनका छोटा भाई है, उसे भी रॉयल्स रॉयल्स पसंद है, वो 5 करोड़ में लेने को भी तैयार है, पर वो ये कह रहा है जी मेरी गाड़ी में पार्किंग में पहली 500 गाड़ियां खड़ी हैं, जगह खाली हो जाए तब खरीदूंगा। तो क्या ये डिमांड है? टाइम पीरियड नहीं है। एक और पर्सन है, भैया नौकरी करता है, महीने के 2 लाख की कमाई है, रॉयल्स रॉयल्स खरीदने को भी तैयार है, इच्छा भी है, 5 करोड़ में खरीदने को भी तैयार है, अभी खरीदने को तैयार है, पर कह रहा है कहीं से 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए तभी खरीद लूंगा। क्यों? तो इसमें मैं एक एलिमेंट अपनी मर्जी से और जोड़ता हूं जो आपकी बुक में नहीं था, रिसोर्स। जब आप अपनी बुक पढ़ते थे तो उसमें 3 एलिमेंट होते थे डिमांड के, और मैंने कितने एलिमेंट बताए यहां पर? 4। ठीक है, जब ये चारों चीजें कैरेक्टरिस्टिक एक साथ पूरी हो तो हम कह सकते हैं कि किसी कमोडिटी की डिमांड है। इन चारों में से एक भी एलिमेंट अगर मिसिंग है तो वो डिमांड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आईफोन 17 80,000 रुपए का है, 80,000 में खरीद सकता हूं, अभी खरीद सकता हूं, पैसे भी हैं, और मुझे फोन ही पसंद नहीं है, तो विलिंगनेस टू बाय नहीं है।
तो इन चारों में से चारों एलिमेंट का होना जरूरी है। एक भी एलिमेंट अगर इसमें से मिसिंग है तो हम कहेंगे कि उस कमोडिटी की मार्केट में डिमांड नहीं है। तो डिमांड का मतलब ये नहीं होता एक्चुअल सेल, डिमांड का मतलब नीड नहीं है, डिमांड का मतलब केवल पसंद आना नहीं है, डिमांड का मतलब क्या है, ये चार एलिमेंट का एक साथ होना जरूरी है। सही है, आगे बढ़े क्या? अब बात करता हूं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड की। किसकी? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। अब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर निर्भर करता है कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी कम होगी, या कब बढ़ेगी कब कम होगी? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो इन फैक्टर को भाई बुक में दे रखे हैं 5 और मैं आपको करा रहा हूं केवल 2। बेसिकली बुक में 5 है, मैं 2 सब कैटेगरी बना रहा हूं, उसके बाद एक कैटेगरी में मैं 4 एक्स्ट्रा और करा दूंगा, मतलब कराऊंगा मैं भी वही 5। पहला, प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। इस चैप्टर में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आप खुद एक कंज्यूमर हैं और आप जो सोचेंगे वो कंज्यूमर के हिसाब से सोचेंगे, तो आप आराम से सोच पाएंगे। और दूसरा, अदर फैक्टर्स। प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ की अजम्पशन क्या होती है? अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। और जब हम अदर फैक्टर पढ़ेंगे तो हमारी अजम्पशन क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ रिमेन कांस्टेंट। अब पहला फैक्टर, लेट से मैं बात करता हूं प्राइस ऑफ किसी भी पर्टिकुलर गुड्स की, गुड एक्स, और मैं बात करता हूं क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स की। अब आप मुझे खुद बताइए प्राइस में और डिमांड में आपके हिसाब से कैसा रिलेशन है? इनवर्स, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड, प्राइस कम होगा तो डिमांड। कैसा रिलेशन हुआ? अगर यहां इनवर्स रिलेशन है तो अगर मैं ईडी की बात करूं तो ईडी में कौन सा साइन आएगा? माइनस का साइन। ठीक है, रिलेशन से ध्यान रख लो बस, ईडी में साइन कौन सा चलेगा। अच्छा, जर्नली इसी को बस ये लिख दूं मैं, लोग लॉ ऑफ डिमांड भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? लॉ ऑफ डिमांड। क्या कर रहा है तो अभी? बढ़ो आगे क्या? अब हम बात करें अगर अदर फैक्टर्स की, तो अदर फैक्टर को फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं बेटा। पहला, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स यहां पर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। पहला, कॉम्प्लीमेंट्री,
दूसरा सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कौन बताएगा मुझे? मतलब बताओ। जब दो गुड्स आपस में टाइड होते हैं, दोनों का यूज एक साथ किया जाता है, तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। जैसे दारू चखना, ठीक है ना भाई। कार पेट्रोल, जूते जुराब, जीन्स टी शर्ट, फाउंटेन पेन इंक, टी शुगर, टी लीव्स शुगर, ये सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। इन जनरल ये आपस में एक साथ यूज होंगे। तो एक एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पर, जैसे टाटा कार या प्राइस ऑफ पेट्रोल और डिमांड ऑफ टाटा कार। पेट्रोल महंगा होगा तो टाटा कार की डिमांड, पेट्रोल सस्ता होगा तो टाटा कार की डिमांड। कैसा रिलेशन है? तो ईडी क्या आएगी यहां पर? नेगेटिव। और इसकी ईडी को हम कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, क्योंकि गुड्स अलग है, प्राइस अलग चीज के हैं। ठीक है, हाँ, वो तो जब मैं पढ़ाऊंगा लिखवाऊंगा भी। सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ मारुति कार और डिमांड ऑफ टाटा कार। हाँ भाई, मारुति कार अगर महंगी होगी तो टाटा कार का डिमांड। अब देखो यहां आपके आंसर बिल्कुल आराम से आ रहे हैं। क्यों? आप खुद कंज्यूमर है। क्योंकि प्राइस कम होगा मारुति का तो टाटा की डिमांड। कैसा रिलेशन है? तो ऐसे केस में अगर मैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बोलूं तो उसमें कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। कोई डाउट है? थ्योरी में मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे एमसीक्यू टिक करने हैं वहां पर, तो हमें समझ में आना चाहिए बजाय याद करने के। डिमांड और उसके एक साथ एमसीक्यू कराऊंगा 100-150। बिल यार, अकाउंट में नहीं करा रहा मैं। सेकंड बात करता हूं इनकम ऑफ कंज्यूमर की। इसके हिसाब से हम गुड्स को दो हिस्सों में बांटते हैं। नॉर्मल गुड्स और गिवन गुड्स। बताओ नॉर्मल गुड्स किसे कहते हैं? हाँ जी, आप बताओ। अच्छा, देसी घी और डालडा घी, क्या डिफरेंस है? जब कमाई ज्यादा होगी तो डालडा घी और ज्यादा खाओगे, तो कमाई कम होगी तो भाई बी ग्रेड आम, ए ग्रेड आम, बी ग्रेड फ्रूट्स, ए ग्रेड फ्रूट्स। कमाई ज्यादा होगी तो बी ग्रेड फ्रूट्स और ज्यादा खरीदोगे, और कमाई कम होगी तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमें पसंद है, हम अपनी मर्जी से खरीदते हैं, जिनका प्राइस से डायरेक्ट रिलेशन होता है, इनकम से सॉरी डायरेक्ट रिलेशन होता है। आप जैसे नॉर्मल गुड्स है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं देसी घी का। अगर मेरी कमाई बढ़ेगी तो मैं ज्यादा खरीदूंगा नॉर्मल गुड्स कम, और कमाई कम हो जाए तो कैसा रिलेशन है? तो ईडी आएगी नेगेटिव। इसे हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव सॉरी, इसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। अब
गिफिन गुड्स में मतलब घटिया गुड्स, चीप क्वालिटी गुड्स, डिमांड ऑफ डालडा घी, गिफिन और इंफीरियर। अब एक बात बताओ, आपकी कमाई बढ़ जाएगी तो आप घटिया गुड्स ज्यादा खरीदोगे ना, फिर कमाई कम हो जाएगी तो घटिया गुड्स, कैसा रिलेशन है? तो यहां पर नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, इसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं इसे? इनकम इलास्टिसिटी। आगे बढ़े, रुक जाते हैं। पेपर लाया आज? एक बार फाइनली पेपर के सारे क्वेश्चन करके दिखा दे न्यूमेरिकल फाइनल, बिल्कुल फॉर्मूला चेक करे बिना। तो यहाँ पे कुछ यहाँ कर लियो, कुछ घर कर लियो, फिर वो तो नंबर फिक्स हो जाएंगे ना हमारे। हाँ बेटा, हाँ, चीप क्वालिटी कहते हैं, लो ना कह के चीप। अब तो ये हमारे यूज पे भी तो निर्भर है। अब मैं कहता हूं मैं करोड़पति हूं बेशक, अगर मुझे नमक घेरना है, नहीं, सपोज करो किसी चीज की सफाई के लिए, तो मैं सस्ता नमक ही खरीदूंगा ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, रुक गया, मैं तीसरे का नाम लिख रहा हूं बस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में दिस वन इज क्वालिटेटिव एलिमेंट नॉट क्वांटिटेटिव, तो इसमें मैं डायरेक्ट इनवर्स नहीं बोल सकता। अब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, हाँ, तो इसे तुम डायरेक्ट इनवर्स कैसे बोलोगे? हाँ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब जैसे आज से 15-20 साल पहले चौपले पे, गोलगप्पे, टिक्की वालों पे भीड़ होती थी, आधे आधे एक घंटे में नंबर आता था। अब आराम से, क्यों? लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है, वो बजाय इंडियन फूड के चाइनीज और इटालियन फूड की तरफ शिफ्ट हो गए, है ना। तो इस चीज को क्या कह सकते हैं? टेस्ट। जैसे फैशन, कल्चर, कस्टम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई, अगर सपोज करो मैं साउथ साइड जाऊंगा तो वहां धोती कुर्ते की डिमांड ज्यादा रहेगी, नॉर्थ इंडिया में आऊंगा तो पैंट शर्ट की। कस्टम हो गया ये। कल्चर, किस जगह पर किस चीज का कल्चर ज्यादा है। ठीक है, अब ऐसे कह सकता हूं भाई, जैसे कोई धार्मिक स्थल है, वहां पे कल्चर नहीं है नॉनवेज का, तो उसके डिमांड नहीं है। ठीक है, टूरिस्ट स्पॉट है तो वहां पे उनकी डिमांड है। ठीक है, अब जैसे, हाँ, तो समय समय के साथ लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होती है, उसके हिसाब से डिमांड होती है। इसमें मैं लिख नहीं रहा हूं इसलिए कुछ। और चौथा, मिसलीनियस फैक्टर। आज से मात्र 3 महीने पहले कॉफी की डिमांड ज्यादा थी, गर्म कपड़ों की डिमांड थी। अब मौसम बदला तो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड ज्यादा है, कॉटन के कपड़ों की डिमांड ज्यादा है। ठीक, कुछ समय पहले ध्यान करो, एक बीमारी आई थी, एक ऐसी चीज सैनिटाइजर, जिसका नाम ही नहीं सुना था बचपन से भैया, मैंने तो अपनी 42 साल की उम्र तक। अब उस बीमारी के आने के बाद पहली बार नाम सुनने को आता है सैनिटाइजर कुछ होता है, जो कहीं बिकता नहीं था, वो 4 गुने रेट पे भी खरीदने को लोग तैयार हो गए। ठीक है, एक बीमारी फैल जाए प्लेग की, तो चूहे मारने की दवाई की डिमांड एकदम बढ़ जाती है। क्या होता है? एक चूहे से होती है बीमारी है, जैसे डेंगू मच्छर से होती है। डेंगू आ जाए तो बकरी के दूध की डिमांड बढ़ रही है। सब क्या है? मिसलीनियस फैक्टर। अभी बहुत तेज बारिश हो जाए बाहर
तो भाई पकोड़े वालों पे, समोसे वालों पे भीड़ हो जाएगी। ठीक है, एकदम से तेज धूप खिल जाए तो आइसक्रीम वालों की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये सब क्या है, क्लाइमेट और वेदर, फेस्टिवल, ठीक है, इमरजेंसी पीरियड, इन सब की वजह से भी किसी कमोडिटी की डिमांड पर असर पड़ता है। तो मिसलेनियस फैक्टर में जैसे जनरली क्या क्या चीजें आ गई अगर मैं बोलूं तो, क्लाइमेट, वेदर, क्लाइमेट और वेदर अलग होता है। क्लाइमेट मतलब जो पूरे 12 महीने समान रहता है, और वेदर मतलब जो मौसम बदलता रहता है। जैसे हम जनरली कहते हैं कि पहाड़ों का क्लाइमेट ठंडा होता है ना भाई। फेस्टिवल, इमरजेंसी, हाँ लिख दो। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, भाई फ्यूचर में आज जैसे क्यों एकदम से गैस सिलेंडर की मारामारी हो गई, अफवाह उड़ा दी गई कि सिलेंडर नहीं मिलेंगे। अरे भैया सिलेंडर नहीं मिलेंगे तो कैसे मिल रहे हैं लोगों के, बस हुआ क्या, नहीं सिलेंडर मिल रहे हैं, बुक करा रहे हैं जो सबको मिल रहे हैं। पर अफवाह उड़ाने से हुआ क्या, लोगों ने जिनके यहाँ पे 10-10 खाली सिलेंडर थे वो भी भरवा के रखने की कोशिश में लगने लगे, तो इंस्टेंट डिमांड बढ़ गई। अरे अगर शॉर्टेज आएगी तो पहले पेट्रोलियम और डीजल की आएगी। एक पैसा तो हमारे देश में पेट्रोल का बढ़ा नहीं है, तो शॉर्टेज कहां से हो जाएगी, सोचना जरा। वही था जो था। और जबकि बल्क ऑफ द कंट्रीज में ऑन एन एवरेज 50% पेट्रोल प्राइस हाइक हो चुके हैं, और जो हमारे पड़ोसी जैसे देशों में तो 300-400% हाइक हो गए हैं। हाँ, इसे एक दिन शिवा वाले के जो है ना कंस्ट्रक्शन चल रही है, बंद थी, तो ऐसा पूरे नबुक मार्केट में हड़कम मचा हुआ, तो पेट्रोल बंद हो रहे हैं, पेट्रोल पंप सब लोग लेके भग रहे हैं इधर उधर इधर उधर। अबे उसी दिन तो ही थी, तुम किस एरिया में रहते हो जो शिवा वाला है, वो बंद हो गया था उस दिन। नहीं तो लोगों को गलतफहमी हो गई कि भैया पेट्रोल खत्म हो रहा है। ये सब क्या है, मिसलीनियस फैक्टर। अभी बीच में देखो संडे का पेट्रोल पंप नहीं है, हम आगे कह रहे पेट्रोल मैं का बोलने वाली है। तो ये है मिसलीनियस फैक्टर। तो कुल मिलाकर 2 फैक्टर हैं, दूसरे में फर्दर 4 सब फैक्टर डिवाइड कर दिए मैंने। कोई डाउट है इसमें? श्योर। अब आता हूं मैं अगले टॉपिक पे, लॉ ऑफ डिमांड पे। अगर बड़ा क्वेश्चन आना होता ना तो मैं बिल्कुल बोलता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए, आंसर छुपा है इस डायग्राम में। ये होता है डिमांड कर्व, नीचे क्वांटिटी, यहां प्राइस। क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड, बताओ। बेटा ये स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव स्लोप है? नेगेटिव स्लोप है तो कैसा रिलेशन है भाई, इनवर्स। तो क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड, इफ अदर थिंग, यहां पे अदर थिंग का मतलब है अदर फैक्टर, रिमेन कांस्टेंट, then there is inverse relationship between demand of the commodity and its price। सही है ना? तो यहां से लेकर यहां तक का कट करो, प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड लिखो। मैंने आपको पहले भी बोला था डिमांड और प्राइस में अलग रिलेशन है और प्राइस और डिमांड में अलग रिलेशन है। आप बताओ, मार्केट में जिसकी डिमांड बढ़ने लगती है उसके प्राइस बढ़ते हैं। फिर कैसा रिलेशन हुआ डिमांड और प्राइस में, और जबकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स। तो भैया तो ये शिफ्ट होगा या मूवमेंट? ये मूवमेंट है बेटा, ये ऐसे। हाँ
अब वाई, बेटा तुम बताओ अगर कोई चीज महंगी होगी, नमस्ते, तो आप उसे कम खरीदोगे ज्यादा, और सस्ती होगी तो कैसा रिलेशन है? अब जिस चीज की मार्केट में डिमांड बढ़ने लगती है, प्रोड्यूसर उसे सस्ता बेचता है, महंगा कर देता है, तो डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन है? बेटा 10 बजे का टाइम था, एग्जैक्ट 1 घंटा लेट है बस। क्या क्या? अच्छा, जब सिर पे बाल ज्यादा होते हैं बुद्धि कम काम करती है। सच सच बता, कितने दिन हो गए बिना नहाए? कल नहाया था। ये रुक जाओ। हाँ, कल नहाया था। कल नहाया था। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। रीजन, ऐसा क्यों होता है कि जब प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ती है? हाँ, मैं तो पूछ रहा हूं ऐसी, प्राइस गिरता है तो डिमांड क्यों बढ़ती है? क्यों? पैसा बचेगा, कंज्यूमर भी। भाई इसके हैं 5 रीजन, पहले मेन है 3 रीजन। हम किसके फैक्टर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड के, है ना? और लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन क्या है? अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अब तो मैं रीजन बताता हूं। इसमें पहला रीजन है इनकम इफेक्ट। बताओ क्या रीजन, क्या इसमें आंसर एक्सप्लेन करोगे? पहला रीजन है इनकम इफेक्ट, क्या आंसर एक्सप्लेन करोगे इसमें? तो क्या लिखोगे इसमें कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो डिमांड कम। यही लिखोगे ना? लिख लो। क्या मतलब? नहीं, क्यों ये गलत है? तुम बताओ, ये गलत लिखा है मैंने? फिर ये मैंने बिल्कुल गलत लिखा है। अब आप कहेंगे क्यों? रीजन, कारण। अरे भाई मैं किसके रीजन पढ़ रहा हूं? और लॉ ऑफ डिमांड में अदर फैक्टर क्या रहते हैं? और इनकम क्या होती है? अदर फैक्टर। तो आपने इनकम बढ़ा कैसे दी? आपने इनकम घटा कैसे दी? लॉ ऑफ डिमांड का में अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं ना, तो आप इनकम को बढ़ा घटा कैसे सकते हैं? इनकम तो कांस्टेंट है। अब रीजन दो। अब मैं रीजन देता हूं, सुनो। हियर इनकम डजंट मीन्स money income. It means purchasing power. Yes, here income means purchasing power. यह इनकम का मतलब क्या है? परचेजिंग पावर। अब एक ऐसे समझो, एक कंज्यूमर की इनकम है 100 रुपए, एक पेन आता है 10 रुपए का, तो एट प्रेजेंट उसकी परचेजिंग पावर कितनी है? 10 रुपए और 10 पेन। 10 पेन।
अब इनकम अब भी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि मैं इनकम नहीं बदल सकता। पेन हो जाता है 5 रुपए का, तो अब उसकी परचेजिंग पावर कितने पेन की हो जाती है? तो जब एक पर्सन की परचेजिंग पावर बढ़ती है, जब एक पर्सन की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है। तो इसका आंसर है प्राइस गिरने पर कंज्यूमर की रियल इनकम, दैट इज परचेजिंग पावर, बढ़ जाती है और इसीलिए डिमांड बढ़ती है। हेंस डिमांड इंक्रीज। और इंक्रीज लिखकर काट कर लिख रहा हूं मैं राइज। आप भी ये काम करेंगे, इंक्रीज वर्ड लिखेंगे, काटेंगे और फिर लिखेंगे राइज। और मैं थोड़ी देर में बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया है, यह इंक्रीज वर्ड लिखकर क्यों काटा गया है। इन्हीं शब्दों से तो पकड़ना है एमसीक्यू भाई। बाहर ये बैंड लगा के घूमने में अजीब नहीं लगता? क्या तो मेरे पे भी है, नहाने के बाद 2 मिनट के लिए, कि आंखों में पानी नहीं चढ़ रहा, बस 2-2.5 मिनट के लिए। पर मैं सड़क पे घूमते हुए मुझे अजीब लगता। प्राइस गिरने पर कंज्यूमर की रियल इनकम, दैट इज परचेजिंग पावर, बढ़ जाती है। हेंस डिमांड राइज, इसलिए डिमांड बढ़ती है। सही है ना? अब इसमें तू भी सुन ले, ये बहुत काम का है, टॉपिक आ सकता है। हेंस डिमांड राइज। अब यहां दूसरा रीजन है, रुक गए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हाँ भाई, अगर मारुति की कार महंगी होगी तो टाटा की डिमांड बढ़ जाएगी, मारुति कार सस्ती होगी तो टाटा कार की डिमांड बढ़ जाएगी। लिख सकते हो? नहीं लिख लो यार। प्राइस ऑफ मारुति कार और डिमांड ऑफ टाटा कार। अगर मारुति कार की कीमत बढ़ेगी तो टाटा कार की डिमांड बढ़ जाएगी, मारुति कार सस्ती होगी तो टाटा कार की डिमांड कम हो जाएगी। कोई डाउट? तो काट दो। रीजन हम क्या पढ़ रहे हैं? तो फिर आप मारुति कार की कीमत कैसे बढ़ा सकते हो? मुझे ये बताना है कि टाटा कार की कीमत बढ़ने पर उसकी डिमांड क्यों कम होती है। मुझे ये नहीं बताना कि मारुति की कीमत बढ़ने पर उसकी डिमांड क्यों बढ़ती है। मुझे क्या बताना है यहां पर? मुझे बताना है वाई। जब टाटा कार का प्राइस गिरता है तो टाटा कार की डिमांड क्यों बढ़ती है, मुझे यह बताना है। तो अब ध्यान से सुनो मेरी एक बात। एक तरफ मैं लिखता हूं प्राइस ऑफ टाटा कार, एक तरफ डिमांड ऑफ टाटा कार और एक तरफ डिमांड ऑफ मारुति कार। एट प्रेजेंट टाटा कार की डिमांड है 10,000, मारुति कार की डिमांड है 15,000। अब सुनो, अगर टाटा कार का प्राइस बढ़ जाता है तो टाटा कार के कुछ कस्टमर किस तरफ भाग जाएंगे? तो टाटा कार के कस्टमर क्या हो जाएंगे? इसलिए डिमांड कम होगी। अगर टाटा कार सस्ती होगी तो मारुति कार के कुछ कस्टमर किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे?
तो इसलिए टाटा कार की डिमांड बढ़ जाएगी। भाई मैंने यहां प्राइस किसका रखा और डिमांड किसकी रखी, मुझे ये बताना है। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और डिमांड किसकी होती है, सेम थिंग की होती है। प्राइस भी गुड एक्स की है, डिमांड भी गुड एक्स की है, मुझे ये बताना है। ठीक है जी, क्या था ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। भाई एक बात और बताओ, एक मूवी है धुरंधर, बहुत बेहतरीन 2, और बेहतरीन। मैंने अभी देख ली एक बार और टिकट मिला मुझे 350 रुपए का। ठीक है, पिक्चर ठीक लगी। आपको लगता है मैं दोबारा देखने जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अरे 350 रुपए फिर कौन फूके। लेकिन अगर वो मुझे 200 रुपए की टिकट मिले तो शायद मैं एक बार सोचूं, और 100 की मिले, है ना। 200 रुपए की टिकट मिल गई, चलो मैंने दोबारा देख ली। अब आपको लगता है तीसरी बार मैं देखूंगा? और सस्ती मिली। बिल्कुल नहीं। हाँ, किसी दिन अगर पिक्चर हॉल पे भैया इसकी मजा 50 रुपए टिकट, तो शायद मैं तीसरी बार चला जाऊं। अब 3 बार देखने का बोर हो चुका हूँ, ठीक है। कोई फ्री में अब चौथी बार भाई तुम भाई बंधु ले रहा फ्री में कि चलो भैया पिक्चर भी दिखाएंगे, तो मैं डिनर भी कराएंगे, बियर शेयर भी पिलाएंगे, तो शायद मैं चला जाऊंगा। लास्ट ऑप्शन। अब ये वाली हरकत में मतलब चौथी बार भी देखी, अब तो मैं पक चुका हूँ। अब कोई 5वीं बार कहे तो मैं कहूंगा भाई ऐसे लेगा तो चलेगा। नहीं तो मतलब 800 की टिकट थी, 800 देके टिकट खरीद लो। एक ब्लैक एंड व्हाइट की और रात को ले जैसी जैसे ये करके याद नहीं यार इसकी कर देखी मुझे भाई वापस करो। मैं पढ़ा लूं? इसी को हम कहते थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। भैया वैसे भी देखो, यानी कि पहली यूनिट मुझे किसी भी कमोडिटी की ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, अच्छा वो सेटिस्फेक्शन हर एडिशनल यूनिट मुझे पहले के मुकाबले कम सेटिस्फेक्शन देती है। ठीक है, तो अब सपोज करो 100 रुपए में मैं कोई कमोडिटी खरीदता हूँ और मुझे मिलता है 200 यूनिट सेटिस्फेक्शन। कितना? 200 यूनिट सेटिस्फेक्शन। तो पहली यूनिट मुझे 200 यूनिट सेटिस्फेक्शन दे रही है 100 रुपए में, क्या दूसरी यूनिट भी मुझे 200 यूनिट सेटिस्फेक्शन देगी? अब वो मुझे दे रही है लेट से 150 यूनिट सेटिस्फेक्शन। तो जब मैं एक बार 100 रुपए खर्च करके 200 यूनिट सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर चुका हूं, तो मैं भैया पागल तो होने की 150 यूनिट सेटिस्फेक्शन के लिए भी 100 रुपए खर्च करूंगा। तो अब मैं उसे कब खरीदूंगा? जब वो मुझे थोड़ी सस्ती मिले, है ना। तो यही है तीसरा रीजन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है भाई, एज वी नो दैट every subsequent, that is additional unit of a commodity provide lesser satisfaction, hence consumer will buy additional unit only at reduced price। सही है ना बात भाई, क्योंकि एडिशनल यूनिट सेटिस्फेक्शन कम दे रही है तो मैं उसे खरीदना भी सस्ते में चाहूंगा। ये थे 3 मेन रीजन। अब बता रहा हूं 2 एडिशनल रीजन। ये 3 तो बहुत है बेटा अगर एग्जाम में 3 रीजन लिखने को नहीं आएंगे ना, एग्जाम में आएंगे एमसीक्यू, बताओ इनमें से कौन सा रीजन नहीं है? पता तो होना चाहिए ना भाई। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर आना होता ना तो मैं कह देता ये टॉपिक 100% आएगा। अब बड़े क्वेश्चन में
भैया वो जो आईपीयू का भरा है ना उसका भी पेपर है कब 25 के बाद हो जाएगा ना थोड़ा बहुत आईपी में आ रही है अकाउंट्स? नहीं आती क्या उसमें तो जनरल टेस्ट पेस्ट ही आता है बस, जनरल टेस्ट तो लगेगा माइनस में आएंगे नंबर फेल कोई भी ना होता उसमें। जनरल क्यों मैंने तो आज तक देखा नहीं। ये रुक जाओ मैं देखता हूं आएगा अब देखोगे तो चलो अब एडिशनल रीजन में आता है नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, वेरियस यूज ऑफ कमोडिटी। अब मैं इसे मेन रीजन क्यों नहीं लिखता अभी 2 मिनट में बताऊंगा आपको। सुनिए, जैसे एक प्रोडक्ट है मिल्क, ये एक मिनट रुक जाओ ये है भैया डाटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग अंदर इंग्लिश है यार और काम को बढ़ दिया मैंने आता ही नहीं जय माता दी, लेट्स रॉक। वो तो गया सिस्टम प्रार्थना करने कहाँ गया? वैष्णो देवी सही है। देखो मैं मैच गया मैं भी जाने वाला था अब जाऊंगा मैं अभी तक भाग गया अब मैं कुछ अगले महीने अगले क्या पार्थ पढ़ा लूं अब नहीं तो सुन लें, वेरियस यूज ऑफ कमोडिटी। अब देखो जैसे मिल्क है 80 रुपए लीटर है, भैया मिल्क रहने दो और मक्खन भी मिल्क रहने दो क्यों? और बटर भी वेरियस यूज उसी के होते हैं, किसके बताऊं? वो मोर ले लो बताओ। पानी पानी के 2 रुपए का पानी तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड बाय नेचर है। बिस्लरी की बोतल लाती है अच्छा, बिस्लरी की बोतल के यूज क्या करेगा? अगर वो 2 रुपए की हो गई तो 24 घंटे पानी पीता रहेगा। 24 घंटे फिर सुनो, अब किसी फैमिली में 80 रुपए लीटर दूध है तो 1 लीटर दूध आता है, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड यूज करते होंगे भाई। चाय बना ली यार, तो बच्चा है तो उसे 1 गिलास दूध पीने के लिए दे दिया, नहीं रिस्ट्रिक्ट करना 1 लीटर दूध में ज्यादा लो ना भाई। तो 80 रुपए लीटर भी था, हर आदमी लक्ष्य से कोई ना अरबपति आदमी। अब ये दूध हो जाए 50 रुपए लीटर, तो क्या इस दूध के यूज बढ़ा सकती है वो फैमिली? अब तो वो ज्यादा लेने की कोशिश कर सकती है। दूध हो जाए 30 रुपए लीटर, तो 3 लीटर तो दूध के यूज और बढ़ाए जा सकते हैं। अब दही के लिए भी और मक्खन के लिए भी और खीर वगैरह के लिए भी दूध बिल्कुल ही मिल जाए अगर 5 रुपए लीटर, पानी की तरह खाएंगे फिर तो भैया गोरे होने के लिए कुछ लोग नहा भी सकते हैं, है ना। तो बेसिकली दूध के वेरियस यूज है। तो जैसे जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस गिरता है, जैसे जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस गिरता है, हम उसके यूजेस बढ़ा देते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। कोई डाउट इसमें? डिमांड इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज लिख कर काट रहा हूं, राइज करती है। फिर मैंने, क्या ये रीजन गलत है? तो फिर मैंने इसे मेन रीजन में ना लेकर के एडिशनल रीजन में क्यों लिया? क्योंकि पहले वाला भी इसकी तरह ही है। इसका सबसे बड़ा कारण, ये प्रोडक्ट, ये एग्जाम्पल हर उसमें नहीं लगता कमोडिटी में एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये कमोडिटी है पेन, ठीक है, पेन बोल रहा हूं मैं, कंपनी का नाम नहीं ले रहा। इसका मेन काम क्या है? लिखना। अगर ये सस्ता होगा तो आप इसे ज्यादा लिखना शुरू कर देंगे, नहीं फालतू में लिखेंगे। अगर ये महंगा होगा, अरे सुनो, तो क्या इसके यूज कम कर देंगे, लिखना कम कर देंगे? अब सोचेंगे दिमाग में याद कर लें, लिख के पेन खराब हो जाएगा। तो क्या आप इसके जनरली यूज बहुत बढ़ा सकते हैं? क्या इसके यूज बहुत रिड्यूस कर सकते हैं? तो जब इस कमोडिटी के यूज बढ़ा घटा नहीं सकते, तो ये रीजन इस कमोडिटी पे क्या हो गया? फेल हो गया।
ये रीजन इस कमोडिटी पे क्या हो गया, फेल हो गया। सही है। और पांचवा ये लिख दो, दो इसे लिख लो, लिखो। इसे वाले फिक्स क्वेश्चन लिखवा दो, वो लिखवा दे लेवल लिखवा रखिए। मेरी हाल है इसका फिक्स फैक्टर मेरे लिए बने कवाली होते हैं। नहीं, जब पेपर दिए थे तब बाल पार जा सीधे हम छोटे कराए। इसका फिक्स फैक्टर थोड़ा मेरे लिए बने। भाई मुझे तो कॉन्फिडेंट है। ज्यादा चिंता मत करो, महीने भर में तुम्हारा रिजल्ट भी आ रहा है 12वीं का। रिजल्ट तो आना ही है। तो मैं तो फीस भी अभी लेके रख लूंगा सीटी की 2-4 दिन में। भाई बाद में रिजल्ट के बाद अटकी जाती है। ये है वैसे बहुत सारे बच्चे लेकर आए हैं, दो बार अबे ऊट पटांग पेपर भी बना रखा है। पेपर नहीं देखा था ये, या पेपर नहीं देखा, रिटेल सारा पेपर है वो दिया ही नहीं, लेके रख लिया था पेपर। अब अगला, एक सेकंड ना सुनिए, मैं बता दूं। अरे जैसे जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस गिरता है हम उसके यूज बढ़ा देते हैं, इसलिए डिमांड बढ़ जाती है। खत्म बात। उसके यूज बढ़ा देते हैं। फिफ्थ, नंबर ऑफ कंज्यूमर। देखो ये रीजन एक्चुअली में पुराना ही है। हाँ भाई, जब कोई कमोडिटी सस्ती होती है तो जो कंज्यूमर पहले उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो भी अब उसे खरीद सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाते हैं, तो प्राइस भी बढ़ जाता है। वो प्राइस कह रहा हूं, डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो डिमांड भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब जैसे एग्जांपल की बात करो, अगर आज से मैं पहुंच जाता हूं 25 साल पीछे, तो आप लोग तो छोड़ो, आपके पेरेंट्स के पास भी फोन नहीं होता। एक मोबाइल फोन 25 साल पहले आया करता था नियर अबाउट 1 लाख रुपए का। ठीक है, और 2 लाख रुपए में पटेल नगर में 200 गज का प्लॉट आया करता था। ठीक जी, 25 साल पहले एक फोन की आउटगोइंग की कीमत होती थी 60 रुपए पर मिनट, और 60 रुपए में 2 किलो देसी घी मिला करता था पर मिनट। इनकमिंग हुआ करती थी 30 रुपए पर मिनट, मतलब 10 सेकंड से 1 मिनट तक कितनी भी बात करो पैसे उतने कटेंगे। तो 30 रुपए में 1 किलो देसी घी आता था। अब बताओ, खरीदते मोबाइल उस वक्त? तुम्हें तो छोड़ो, पेरेंट्स अपने लिए नहीं रखते, तुम्हें तो तब दिलाते। फिर आज भाई साहब, मैं एक मंदिर गया था, वहां पर तो भिखारियों ने स्कैनर भी रख रखे थे आगे, पेमेंट डोनेशन के लिए। लोग कहते थे ना, खुले नहीं है, स्कैनर कर दो। ठीक है, अब यानी भिखारियों के पास भी मोबाइल फोन है। रीजन यही है, जो चीज कभी 1 लाख रुपए में कीपैड वाली शुरू होती थी, आज वो 500-1000 रुपए तक, जिसकी जैसी हैसियत, वो उतने में चाइनीज तो खरीद ही सकता है। भैया हाँ, चला 17 प्रो में उसके स्कैनर दे मशीन के साथ। मैं सीरियस बता रहा हूं। अब मंदिरों के आगे मैंने भिखारी को स्कैनर रख के देखा है। तरक्की हो रही है देश की। जब बिल्कुल नया नया वो हुआ था ना, कोविड में लॉकडाउन,
नहीं नोटबंदी, सॉरी, जब बिल्कुल नई नोटबंदी हुई थी, जैसे आज नोटबंदी की घोषणा हुई कि अगले दिन से नोट नहीं चलेंगे अब, तो भैया मैं उसके 15-20 दिन बाद या हफ्ते भर बाद कहीं शादी में गया था, तो वहां पर शादी में उन्होंने बारकोड चिपका रखे थे, किसके लिए? शगुन के लिए। भैया अब नोट तो चलने नहीं वाले 500 और 1000 के, तो बारकोड से वो चल रहे थे। ठीक है जी, चलो बेटा। भैया हो गया, क्या हो गया? इकोनॉमिक्स का टाइम नहीं, एक पॉइंट और होना है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बोलो भाई, वॉलेट करना भी है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बेटा ये लास्ट टॉपिक है, ये प्लीज होने दो। आ गए तो आन दो, कोई बात नहीं। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। अभी तक हमने पढ़ा जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है, कीमत गिरती है तो डिमांड बढ़ जाती है। सही है, बिल्कुल पक्की बात रही, ऐसा ही होता है ना। अब अपनी बात से न करना मत। इसकी पहली एक्सेप्शन लिख रहा हूं, गिफिन गुड्स। बहुत पुराना एग्जांपल है, याद आएगा। एक कंज्यूमर की इनकम है, लेट से उस पे है 10 रुपए। अब वो 2 कमोडिटी खरीदता है, एक बीड़ी का बंडल 4 रुपए और एक सिगरेट 6 रुपए। ये ना तो 6 की सिगरेट आती है, 4 का बंडल। भाई तुम्हें ज्यादा रेट बताओगे मार्केट के, हमें तो पुराने रेट पता है। अबे यार एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनते हो तो सुन लो। अब बीड़ी और सिगरेट में से आप, भाई मुझे नहीं पता, सच्ची में नहीं पता। तेरी कसम नहीं पता, कंप्यूटर की कसम नहीं पता। क्या कह रहे हो? दिन की बात कर रहे हैं, मैंने यूज ही नहीं करता। अब मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं? बेटा रिकॉर्ड भी हो रही है क्लास, सोचा करो। अरे ठीक है यार, वो अपने कैरियर प्लानिंग कर रहे हैं, कल रिजल्ट के बाद क्या पता ये धंधा खोल के बैठना पड़े, तो रेट तो पता होने चाहिए। बहुत पैसे बढ़ गए, तो प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो जाएगी, कंज्यूमर कम आएंगे, ये सोचो तुम्हारी दुकानदारी पे भी असर होगा। है? फिर अब सुन रहे हैं मेरी बात? गिफिन गुड्स। अब बीड़ी और सिगरेट में गिफिन गुड्स कौन सा है और नॉर्मल कौन सा है? बीड़ी आई थिंक सो गिफिन है, गरीब पीते हैं क्योंकि पैसे कम रहते हैं। बीड़ी सस्ती आती है, सिगरेट महंगी आती है। और सिगरेट जर्नली जिन पे पैसे ज्यादा हैं वो पीते हैं। अब एक बात पूछता हूं मैं, कल बीड़ी का रेट बढ़कर 5 रुपए, 4 रुपए की जगह 5 रुपए हो जाए, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट सेम 2 यूनिट है, तो अब वो क्या करेगा? 2 सिगरेट खरीदेगा क्योंकि बीड़ी महंगी हो गई। क्यों? अब उल्टा मजबूरी है, महंगी होने के बावजूद वो एक की जगह 2 बीड़ी के बंडल खरीदेगा। रीजन, उसमें पैसे हैं 10 रुपए और 10 रुपए में वो 2 सिगरेट नहीं खरीद सकता। तो इन शॉर्ट, जब गिफिन गुड्स की कीमत बढ़ती है तो बेटा उनकी डिमांड बढ़ जाती है, उल्टा है यहां। और गिफिन गुड्स की कीमत सस्ती होती है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। ये पहला एक्सेप्शन है। ऐसा एक रीजन देता हूं, मैं सब्जी मंडी गया, 100 रुपए जेब में है, भैया लोअर मिडिल क्लास या मिडिल लोअर क्लास आदमी हूं, 2 फल लेने हैं मुझे, आम और सेब। तो घर वालों ने कह के भेजा था 50 रुपए में थोड़े से बेकार वाले सेब आ जाएंगे, काट काट के सही कर खा लेंगे हमने, और 50 रुपए में ठीक वाले आम आ जाएंगे। तो मैं 50 रुपए में सेब और 50 रुपए में आम, ये सोच करके चाबी अब ये सोच करके भैया मैं बाजार चला गया 100 रुपए लेकर। मार्केट गया तो पता लगा सेब, सॉरी 40 रुपए के सेब और 60 के अच्छे आम। घटिया सेब 40 के नहीं 50 रुपए के मिल रहे हैं। तो क्या मैं अब उसकी जगह अच्छे सेब खरीद लूंगा?
पैसे तो 100 ही रुपए हैं, तो मजबूरी में सेब भी खराब खरीदूंगा और आम भी खराब वाला खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इतने पैसे नहीं बचेंगे कि मैं अच्छे आम खरीद सकूं। तो जब प्राइस बढ़ता है तो गिफन गुड्स की कीमत डिमांड बढ़ जाती है। दूसरी एक्सेप्शन, प्रेस्टिजियस गुड्स, प्रेस्टिजियस क्या होता है? वेबलाइन इफेक्ट, अभी बताता हूं। सोना हुआ है। वेबलाइन इफेक्ट, प्रेस्टिजियस गुड्स, या फिर स्नोब इफेक्ट भी कहते हैं इसे हम। अच्छा, एक बात सच सच बताना, आईफोन का प्रो मॉडल क्या एक्चुअल में 1.5 लाख रुपए की वर्थ रखता है? प्रो मैक्स की रखता वर्थ रखता है 1.5 लाख की? नहीं, किसी भी हालत में। मैक्सिमम वो 80,000 की वर्थ रखता है, क्योंकि एक तीसरा कैमरा बढ़ा करके आप लोग 70,000 रुपए फालतू उगा रहे हो, और वो तीसरा कैमरा भी ऐसा नाम का है, उसका कोई जूम बहुत अच्छा नहीं है, फटती है जूम में उसके। किसमें? क्या सेम तो नहीं होती, मतलब सेम होती है। 80,000 रुपए का फर्क जायज है? तो आपको क्या लगता है आदमी प्रो मॉडल क्यों खरीदता है? केवल यार ये दिखाने के लिए कि भाई मैं करोड़पति आदमी हूं, सस्ता फोन लूंगा तो समाज वाले क्या कहेंगे, कितनी गरीबी आ गई है, दिखावे के लिए। अब एक बात बोलता हूं, अगर आईफोन 1.5 लाख की जगह होता ना 70,000 का, तो उसकी डिमांड शायद इतनी नहीं होती। तब उस केस में डिमांड होती सैमसंग के 1.5 लाख वाले फोन की, क्योंकि जो अमीर आदमी खरीद रहा है वो फोन इसलिए नहीं खरीद रहा। अच्छा छोड़ो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मुआवजा मिला है, पढ़े लिखे भी नहीं है, आईफोन या सैमसंग के 1.5 लाख के फोन केवल क्यों खरीद रहे हैं? दिखाने के लिए ना, उन्हें तो यूज करना भी नहीं आता, उसमें क्या है? तो केवल दिखावा है ना। तो दिखावा है, कब है दिखावा? जब 10,000 का फोन लूंगा तब दिखावा, या 1.5 लाख का फोन लूंगा तब है दिखावा? तो वो महंगा इसलिए बिक रहा है, अगर वो सस्ता होता तो कम बिकता। तो वेबलाइन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट, हम इसी को कहते हैं। स्नोब, SNOBE, बी लिख दिया। अरे बेटा आज मैं चश्मा पहन के नहीं आया मैं। स्नोब इफेक्ट यानी कि जो चीज आदमी प्रेस्टीज को दिखाने के लिए खरीदता है, समाज में दिखावे के लिए, ठीक है। अब जैसे मैं आपको कुछ स्कूलों के नाम लेता हूं, नाम नहीं ले रहा, छोड़ो वीडियो पे हूं। बहुत सारे गाजियाबाद में ऐसे घटिया स्कूल हैं जिनकी औकात नहीं है 3,000 रुपए की भी, पर क्योंकि फीस 15,000 की रखी है तो पेरेंट्स वहां पर उन्हें भेज रहे हैं। कारण कि भैया समाज में ये ना हो जाए कि इतने बड़े आदमी का बच्चा सस्ते स्कूल में जा रहा है। DPSG के अलावा मुझे किसी स्कूल की फीस जस्टिफाई नहीं लगती 15,000 रुपए पर मंथ, किसी भी स्कूल की फीस। बाकी सभी स्कूलों की जो जर्नल कैपेबिलिटी है पढ़ाने की वो वही है जो आपके नियर स्कूल की है, जो 3,000 रुपए की फीस में पढ़ा रहा है, ठीक है। तो केवल और केवल दूसरे बड़े स्कूलों में भीड़ क्यों है? महंगाई है इसलिए, क्योंकि रईसों को ये एक फैक्टर है उनके दिमाग में कि अगर हम अपने बच्चों को सस्ते स्कूल में भेज देंगे तो समाज क्या कहेगा कि इतने बड़े आदमी का बेटा इतने छोटे स्कूल में जा रहा है, इतने सस्ते में। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें पढ़ाने की कोई इतनी क्षमता नहीं है, उसके बावजूद उनकी फीस 15,000 और बच्चे भी ज्यादा है। क्या वो DPS का है? आर है ना, जी थोड़ी है, आर भी बेकार है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, जो चीज महंगी है उसकी डिमांड ज्यादा होगी, अगर चीज सस्ती है तो डिमांड कम होगी। तीसरा, इग्नोरेंस, सच सच बताना, आप में से कितने बच्चे कपड़े की क्वालिटी जानते हैं कि कौन सा कपड़ा अच्छी क्वालिटी का, कौन सा बुरी? बिल्कुल पहचान है? अगर बिल्कुल पहचान है तो जीवन में कभी लिवाइस की जीन्स तो खरीदेंगे नहीं, घटिया होती है एकदम, महंगी और बोरे जैसी भारी, किलो 2 किलो की जीन्स। अबे भैया इससे अच्छा तो बोरा लपेट लो पेंट उसमें कलर करा के, ठीक है। लेकिन फिर भी वो क्यों बिक जाती है? हमारे देश में एक बहुत गंदी सोच है लोगों की, जो चीज महंगी है वो अच्छी होगी और जो चीज सस्ती है वो घटिया होगी, ठीक है। अरे अब तो खैर ये एग्जाम्पल कम लगता है, हमारे जमाने में एग्जाम्पल बहुत चलता था। हमारे जमाने में ट्यूबलेस टायर नहीं होते थे, ट्यूब वाले टायर होते थे। और अक्सर जब हमें कहीं दिल्ली शादरे कहीं जाना होता था ना, टायर में जरूर पंचर होता था। पंचर ऐसी जगह होता था सामने पंचर वाला हो,
ये फिक्स था, पिंचर ऐसी जगह ही होगा जहां सामने पिंचर वाला हो। ये ट्यूब वाली अब उनके पास गए पिंचर लगवाने, तो भाई साहब कभी ट्यूब सही नहीं निकलेगी, ट्यूब फटी हुई निकलेगी। भाई साहब 100%, 100 में से 99 ट्यूब फाड़ वो निकालते ऐसे तो फटी हुई निकलती थी, तो भैया ट्यूब ही खराब है, बदलेगी। अब ट्यूब के रेट 500 रुपए की भाई साहब, ये अच्छी वाली, ये 220 की और ये 200 की ट्यूब, तीनों एक होती थी, पिन्नी बदल देते थे। ये तो हम बड़े हुए तो पता लगा कि क्या से। फिर जनरली आदमी क्या करवाता था उसमें, जो 250-300 वाली ट्यूब थी ना वो, क्योंकि 500 की हैसियत नहीं है, 200 वाली हमें लगता था घटिया होगी, है ना। इग्नोरेंस, महंगा दाम अच्छा काम, बहुत लोगों की ये सोच होती है। बहुत लोग बड़े रेस्टोरेंट से चाउमीन या कोई चीज क्यों खरीदना पसंद करते हैं, सोचते हैं कि भैया महंगी है तो ये अच्छी होगी, उन्हें जबकि ये नहीं पता कि जितना बड़ा रेस्टोरेंट उतनी ही घटिया सब्जी, उतनी ही वो चीप सब्जियां लाता है, क्योंकि उसकी रसोई हिडन होती है बेटा, उसकी रसोई आप देख नहीं रहे हैं कि वो अंदर क्या चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। तो महंगा दाम अच्छा काम, यहां पर भी क्या है, लोगों की सोच। तो इस सिचुएशन में भी जो चीज महंगी है उसकी डिमांड ज्यादा है, जो चीज सस्ती है उसकी डिमांड कम है। फोर्थ, इमरजेंसी। हाँ जी, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, इंजेक्शन लगना है, 10,000 का इंजेक्शन था, 10 की जगह 25 का हो जाए, तो आदमी दिल को पकड़ लेता है, कहता है रुक जा भाई, हार्ट अटैक अभी बाद में ही हो, जरा इंजेक्शन महंगा सस्ता हो जाए तब लगवाएंगे। फिर क्या इमरजेंसी में आदमी कभी कीमत देखता है? जब किसी आदमी को बीमारी होती है, बकरी का दूध खरीदना हो 200 रुपये लीटर भी लेता है, मास्क खरीदना हो महंगा भी खरीदता है इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी के अंदर भाई साहब लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। इमरजेंसी में हमेशा चीजें महंगी मिलती है, फिर भी उनकी डिमांड क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल गैस सिलेंडर महंगा मिल रहा है, डिमांड तो उल्टा ज्यादा है, ऐसा ही है ना। पांचवा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब जैसे अफवाह उड़ जाए कि फ्यूचर में कोई चीज शॉर्टेज में होने वाली है तो महंगी होती जाएगी, फिर भी आप उसे ज्यादा खरीदेंगे। अफवाह उड़ जाए फ्यूचर में कोई चीज महंगी होने वाली है तो भी आप उसे अभी आज भी महंगा होने पर ज्यादा खरीदेंगे। ये सब है इमरजेंसी। बस एक दिन का और बचा है डिमांड, एक दिन में डिमांड कल की में खत्म। ये इमरजेंसी को जो बताया, इमरजेंसी में आप किसी भी चीज को उसकी कीमत देख के खरीदते हो? नहीं, कीमत महंगी मिलती है हमेशा इमरजेंसी में, फिर भी हम उस चीज को खरीदते हैं। और ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन